गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, गुड इवनिंग रेखा, जय, मोहिदीन, रिया, जयश्री, स्वाति, गुरजोत, सिद्धार्थ। यस, अ वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, लास्ट लेक्चर जो हम डिस्कशन कर रहे थे, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हमारा जो पजल्स वाला टॉपिक था वो डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग वो क्वेश्चंस जहाँ पे आप खासकर बात करते हैं रूट वाले क्वेश्चंस की, ठीक है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनको हम कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड उसमें हमने जो टेक्निक अडॉप्ट की थी वो यही थी कि हम डायग्रामेटिकली फॉर्म करके उनको आराम से विजुलाइज कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ ना मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक भी समझाई थी कि सबसे बढ़िया तरीका पजल को सॉल्व करने का होता क्या है। याद होगा आपको कि सबसे पहले तो हम अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आखिर कितने वेरिएबल्स हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। एक बार आप लोगों ने वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप अपनी स्टेटमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट वाली, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली स्टेटमेंट है, या फिर पार्शियल इंफॉर्मेशन वाली स्टेटमेंट्स हैं। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली स्टेटमेंट को सबसे पहले फिल करें, क्योंकि उनको फिल करना आसान होता है। उनको फिल करना आसान होता है, जो भी वैल्यू होगी आप उसको एज इट इज फिल कर दोगे, उसमें कोई इफ बट नहीं होता। बट अगर हम बात करें पार्शियल इंफॉर्मेशन वाली, ये बाद में फिल होती हैं। सबसे पहले एक बार आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल कर ली, फिर अकॉर्डिंगली आप पार्शियल इंफॉर्मेशन जाओगे, तब जाके आपका बनेगा। और मैंने आपको एक बात और बताई थी उस दिन, हमने क्वेश्चन करते समय ये किया भी था कि जो जो इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं उसको हम लोग किसी तरह से हल्का सा हाईलाइट कर लेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि लास्ट में हमें दिमाग में आए कि यार मेरा बन क्यों नहीं रहा, या फिर कोई डेटा सफिशिएंट क्यों नहीं है, कुछ जगह कोई ऐसा चीज आपको मिलेगी जहां पे आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसे केसेस में अगर आपने चीजें पहले से हाईलाइट करके रखी होंगी कि कौन कौन सा मैं स्टेटमेंट इस्तेमाल कर चुका हूं, कौन सा बचा हुआ है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच किया जाता है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि पजल के क्वेश्चन हमारे बहुत ही रैंडम तरह से आंसर होते हैं, एंड दैट इज वाई हम कई बार उलझ जाते हैं। पर अगर ये सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा करेंगे तो चांसेस है कि हमारे एक्यूरेसी ज्यादा बेटर हो। इज इट फाइन? अप्रोच हमारी ये वाली रहेगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अब आप लोग मुझे बताओ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आप में से कितने बच्चों ने करा है? डिड यू ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने पीपीटी में थे? क्या आप लोगों से हो पाए वो क्वेश्चंस? क्योंकि आज कई क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं पजल के, विल डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये तरीका हमें बैठ जाएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में करने में आसानी होगी। ठीक है, जिन्होंने किए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी किए कोई बात नहीं, हम अभी ट्राई कर लेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन जो हम ये स्टार्ट से करेंगे, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गुड गुड गुड, कई बच्चों ने किया है, बहुत बढ़िया। हमें अप्रोच पे फोकस रखना है, हमें अप्रोच पे फोकस रखना है। अप्रोच हमें अगर आ जाएगी समझ तो क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ठीक है, वो अप्रोच ही हमें सीखनी है इन क्लासेस से। कोई बात नहीं जय, आज कर लेंगे डिस्कस, आज कर लेंगे, डोंट वरी। सही है गलत है आज डिस्कस हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट गिवन है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, आगे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये है आपकी स्टेटमेंट्स। प्लीज पढ़िए एंड ट्राई टू फॉर्म द आंसर।
फुरात, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें मैं डाउट्स ही लूंगा। जो नेक्स्ट वाला हम सेशन प्लान करेंगे उसमें हम जितने भी आपके कुछ बच्चों के पुराने टेस्ट वाले भी डाउट भी हैं, कुछ के डीपीपी 12 और 11 वाले भी कुछ डाउट्स हैं, 18 19 सब वो ले लेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, डोंट वरी, वो नेक्स्ट सेशन में हम कर लेंगे। अभी पहले इधर फोकस रखो। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार बन जाता है तो मुझे बताना, बाकी स्टूडेंट्स भी। ठीक है ठीक है। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चंस तो वही सब हैं कि बी कौन से लेक्चर में है, सी कौन से लेक्चर में है, डी कौन से लेक्चर में है, ये सब है। आगे तो वो है, अब देखते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई। आगे कुछ नहीं है भाई, आगे यही सब है। ये ज्योग्राफी में कौन है, बता दो कौन है भाई। ज्योग्राफी में कौन है? ठीक है, इकोनॉमी वाला बंदा कौन सी सिटी में बिलोंग करता है, ये सब क्वेश्चन है इस तरह से। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। अब बनाने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि करना कैसे क्वेश्चन को। पहली चीज, अप्रोच देखो, अप्रोच क्या है? हमारे पास लोग हैं, ठीक है, ABCD लेक्चरर के नाम है, उनकी सिटीज हैं, एंड साथ ही साथ कौन से वो लेक्चर फॉलो करते हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ठीक है, कर लेते हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं ना? हाँ, यहां मैं लेट से आपका लिख लेता हूं, आपका सिटी एंड, या सब्जेक्ट लिख लो, एंड लास्ट में मैं लिख लेता हूं उसकी सिटी। और यहां मैंने उनके नाम लिख दिए कि उनके नाम क्या है। उनके नाम लेट से ABCDEF इस तरह से मैंने डाल दिए। ठीक है, इस तरह से इनके नाम है, A से लेके G तक। अब आपके सामने देखो, प्लीज अंडरस्टैंड करना, कुछ स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे पार्शियल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे या कुछ स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले कंप्लीट स्टेटमेंट्स देखो कि कौन कौन सी हैं। अब आपको एक बात क्लियर दिख रही है कि लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, तो भाई डी के सामने मैं शिलोंग लिख दूंगा, एंड साथ ही में मैं इस स्टेटमेंट को टिक मार्क कर दूंगा कि मैंने इस स्टेटमेंट को पूरा इस्तेमाल कर चुका हूं। ऐसे ही कुछ और चीजें भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला तीसरा वाला, लेक्चरर सी इज फ्रॉम दिल्ली, स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, दिल्ली से है और सोशियोलॉजी से, इसके अलावा कुछ नहीं है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो मैंने थर्ड स्टेटमेंट को भी पूरी तरह से इस्तेमाल मैं कर चुका हूं, राइट। फोर्थ में भी नीदर नॉर चल रहा है, फिफ्थ में भी कुछ कुछ है, सिक्स्थ वाले में देखो, लेक्चरर एफ इज इन कॉमर्स श्रीनगर, एफ के सामने श्रीनगर एंड कॉमर्स, ये बन गया मेरा, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। चलो ठीक है, उसी तरह से आप सेवंथ को देखो, लेक्चरर जी हु स्पेशलाइज इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स टू चेन्नई, ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो जी के सामने मैं किसको डाल दूंगा? अपने चेन्नई को एंड स्टैटिस्टिक्स को।
अब देखो मेरी 4 स्टेटमेंट इस्तेमाल हो चुकी हैं, मेरी 3 स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे इस्तेमाल करनी है और उसके थ्रू मुझे ये टेबल को फिल करना है। 4 स्टेटमेंट में और कुछ नहीं है। अब बाकी तीनों पे आओ। बाकी तीनों में क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है कानपुर स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, बंदे का नाम नहीं गिवन, पर कानपुर वाला ज्योग्राफी में पढ़ाता है। तो मतलब ना, पता क्या है पॉइंट, ज्योग्राफी के सामने कानपुर आएगा, इस तरह से आएगा। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ज्योग्राफी यहां आके कानपुर यहां आ सकता है, अगर मैं सिर्फ पहले को पढ़ रहा हूं यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है। ओके, अभी मैं फिल नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब फोर्थ देखो, फोर्थ वो कह रहा है लेक्चरर बी स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। तो बी के सामने ना आपका हिस्ट्री नहीं आ सकता, मैं इसको सर्कल मार्क कर रहा हूं, मेरा मैथ्स भी नहीं आ सकता। ओके, अभी और करेंगे इसमें, और क्या गिवन है इसके अलावा? इसके अलावा देखो यहां पे लिखा है लेक्चरर ए हु स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स। लेक्चरर ए के सामने यहां पे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, जिसको बिलोंग नहीं कर रहा उसमें मैंने सर्कल मार्क कर दिया। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहां तक बात इस्तेमाल मेरी हो चुकी है। अब क्या बचा हुआ है, कैसे मैं अपने आंसर तक इसके अलावा मैं यहां पे पहुंच पाऊंगा? आप बताओ, कोई आपको हिंट मिल रहा है यहां पे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिसको मैं इस्तेमाल कर पाऊं? अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, मेरे कितने सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गए? इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्या क्या बचा क्या है? आप बोलोगे सर हिस्ट्री बचा है, मैथ्स बचा है और ज्योग्राफी बचा है। तीन ही तो बचे हैं, हिस्ट्री बचा है, मैथ्स बचा है और ज्योग्राफी बचा है। ओनली 3 सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट। अब उसने बी के सामने बोल दिया कि बी बाई हिस्ट्री नहीं कर सकता, बी मैथ्स नहीं कर सकता, तो बी के लिए क्या बचा? जब हिस्ट्री नहीं कर सकता, मैथ्स नहीं कर सकता, बाकी सारे आगे हैं, तो बी के सामने क्या आएगा? सर बी के सामने आएगा ज्योग्राफी। एंड उसने हमें बता दिया था कि ज्योग्राफी के सामने क्या बनेगा? सर ज्योग्राफी के सामने आएगा आपका कानपुर। ठीक है, बन गया। अब कानपुर यहां आ चुका है और बची कौन सी सिटीज हैं? देखो एक सिटी बची है हैदराबाद और एक और सिटी बची होगी, कौन सी सिटी बची हुई है? कौन सी सिटी बची हुई है भाई बताओ? कानपुर, दिल्ली, शिलोंग, श्रीनगर, चेन्नई, ये हो गई हैं। कौन सी बची 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 हुई है? एक है आपकी हैदराबाद एंड दूसरा है आपका मुंबई। यस, हैदराबाद और मुंबई फिल नहीं हुआ, बाकी सारी सिटीज फिल हो गई हैं। अब नोटिस करो, ए के सामने हैदराबाद नहीं आ सकता। अगर ए के सामने हैदराबाद नहीं आ सकता तो ए के सामने मुंबई आएगा, और जब ए के सामने मुंबई आ गया तो यहां पर क्या बचा? हैदराबाद फिल हो जाएगा, हैदराबाद फिल हो जाएगा। अब देखो बचे हुई क्या स्टेटमेंट थी, 3 बची हुई थी। लेक्चरर फ्रॉम कानपुर स्पेशल इन ज्योग्राफी, ये मैंने इस्तेमाल कर ली। फिर कह रहा है बी इज, ये भी मैंने इस्तेमाल कर ली। फिर कह रहा है ए जो कि इकोनॉमिक्स में वो हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, ये भी मैंने फिल कर ली। सारी की सारी स्टेटमेंट तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, हाँ बिल्कुल। तो ये वाला फिल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका डेटा मुझे नहीं गिवन, इसका डेटा मुझे नहीं गिवन। हो सकता है इसके सामने हिस्ट्री हो या मैथ्स हो, एंड उसी कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके सामने भी मैथ और हिस्ट्री आ सकता है। ये डेटा मुझे गिवन नहीं है। कि बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर ये निकला क्यों नहीं हमारा यहाँ पे, यहां निकला क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे डेटा गिवन नहीं है, इसीलिए। क्योंकि जब मैंने हर एक चीज को मैं टिक मार्क करता गया तो मुझे क्लियरली पता लग जाएगा कि यार इसका तो डेटा मिल ही नहीं रहा मुझे। सो दैट इज वाई यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे, डेटा इज इनसफिशिएंट इन दिस केस। ये टेबल बन जाएगा। कोई डाउट है इस टेबल के अंदर तो बताओ। दिस इज द टेबल। इस टेबल में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। बस एक बार टेबल बन गया फिर तो आगे क्वेश्चन आसान है, फिर तो आगे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, फिर तो मुश्किल नहीं आएगी क्वेश्चन करने के अंदर। जो जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व कर देंगे, जो जो कह रहा है वो सॉल्व कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है ज्योग्राफी में कौन है स्पेशलिस्ट, कौन है भाई ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में कानपुर वाले भाई हैं अपने बी वाले। ठीक है, बी वाला पर्सन आपका स्पेशलिस्ट है ज्योग्राफी के अंदर। बस ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम कर लेंगे फिर आगे। ठीक है, जैसे ये देखो अगला है लेक्चरर जो इकोनॉमिक्स में है वो कौन से शहर को बिलोंग करता है? इकोनॉमिक्स वाले लेक्चरर मुंबई को बिलोंग करते हैं, तो मुंबई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके अलावा हैदराबाद वाला बंदा किसको बिलोंग करता है? हैदराबाद वाला पर्सन ई को बिलोंग करता है।
तो इसका आंसर ई आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ओके ओके, गुड गुड गुड, चलो बहुत बढ़िया। कुछ और ट्राई करते हैं। विल ट्राई सम मोर क्वेश्चंस नाउ। इसको पढ़ो पहले, ट्राई एंड रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन दिखाऊं? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कंफ्यूजन हो रही है 5th और 6th में कई बच्चों को। ट्राई करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखो, इसमें कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, ठीक है। आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि इनकी रैंकिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ा मैं इधर बना लेता हूँ। इनकी रैंकिंग आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, इधर सी और एफ स्कोर्स द हाईएस्ट। सर 1 पे ना या तो सी आएगा या एफ आएगा। अब देखो वो कह रहा है जब जब सी हाईएस्ट होगा, जब जब सी हाईएस्ट होगा, इसको मैं कलर दूसरा मार्क कर लेता हूं। जब जब सी हाईएस्ट होगा तब ई लीस्ट पे होगा, ई छठे पे होगा जब सी हाईएस्ट होगा। और जब एफ हाईएस्ट होगा, जब एफ हाईएस्ट होगा उस केस में बी लास्ट पे होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट वाला बंदा सी है तो लास्ट ई होगा, अगर एफ वाला बंदा फर्स्ट है तो बी लीस्ट होगा। ओके, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स। ओके ओके। अब वो कह रहा है डी स्कोर्स हायर देन ए बट दे आर
क्लोज कॉम्पिटिटर। अब पहले देखो क्या कह रहा है, डी जो है ना उसके नंबर ए से ज्यादा है। अब देखो कुछ क्वेश्चन में ना कैच होता है, इस क्वेश्चन में भी एक कैच है। व्हाट इज दैट कैच? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? क्लोज कॉम्पिटिटर पता क्या होता है? मान लो किसी बच्चे के 20 नंबर आए, इस बंदे के 19.5, ये क्लोज कॉम्पिटिटर है। मतलब ना ये बिल्कुल साथ साथ होंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि इसका कहने का पॉइंट ये है क्लोज कॉम्पिटिटर का कि डी ए से बड़ा है, पर जस्ट बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है बिल्कुल। तो व्हाट इट मीन्स टू से इज कि डी के जस्ट बाद ए आएगा। यानी कि अगर मान लो डी थर्ड है तो ए फोर्थ होगा, अगर डी फोर्थ है तो ए फिफ्थ होगा। इसका मतलब ये है अगर डी फर्स्ट है तो ए सेकंड होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि डी और ए का रैंक साथ साथ है, पहले डी आएगा उसके साथ में ही ए आ जाएगा। क्लोज कॉम्पिटिटर मतलब डी के जस्ट बाद रैंक आया ए का। ओके ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ए स्कोर्स हायर देन बी। ठीक है, डी और ए के बीच में कोई नहीं आएगा, इसीलिए क्लोज कॉम्पिटिटर है। डी के बाद ए ही आएगा, ए डी और ए के बीच में कोई नहीं आएगा। फिर कह रहा है ए स्कोर हायर देन बी, मतलब इसके बाद फिर कहीं बी आ जाएगा। और वो कह रहा है सी स्कोर हायर देन ए। अब देखो लास्ट लाइन पढ़ो, सी स्कोर हायर देन ए। अब किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर मैं क्या सी को यहां रखूं? आंसर इज नो, सी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी डी और ए के बीच में हुआ ना तो डी और ए क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं रहेंगे। इसीलिए सी जो होगा वो डी से भी बढ़िया होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? यहां बीच में क्यों नहीं हो सकता सी? क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर वो क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं रहेंगे डी और ए, इसीलिए सी जो होगा वो डी से आगे ही होगा। तो ये मेरा रिलेशनशिप बना है यहां सबको इस्तेमाल करते हुए, एंड बाकी यहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो यहां लिखा है। इज इट फाइन? अब आओ क्वेश्चन पे। वो कह रहा है एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग। अब देखो वो क्या कह रहा है, एफ दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये तो मेरा बना बनाया हुआ है, बाकी जो नया क्वेश्चन वाइज है मैं वो बताता हूं। देखो एफ अगर सेकंड पे है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, अगर एफ सेकंड पे है इसका मतलब पता क्या है? सर एफ फर्स्ट पे नहीं होगा। अगर एफ सेकंड पे है एफ फर्स्ट कैसे हो सकता है? अगर एफ फर्स्ट नहीं है मतलब ऑटोमेटिकली सी फर्स्ट है। अगर सी फर्स्ट है तो मैंने लिखा था सी फर्स्ट होगा तो ई लास्ट होगा, मतलब बी लास्ट नहीं हो सकता, मतलब बी लास्ट नहीं हो सकता। डू यू एग्री टू दिस पॉइंट? अब बचे कौन है डालने? सर डी डालना है, ए डालना है और बी डालना है। डी डालना है, ए डालना है, बी डालना है। अरे यार ये तो अब तीन जगह हैं और तीन ही प्लेसेस हैं, तो डी ए से बड़ा है और बी उससे छोटा है, तो ये तो ऐसे ही डलेगा। तो ये ऑर्डर हुआ सी एफ डी ए बी ई। क्या ये पहला क्वेश्चन आया आपसे? तो क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है कि बी का रैंक क्या है। तो भाई बी का रैंक आपका 5वें नंबर के ऊपर है, तो बी इज ऑन द 5th स्पॉट। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये क्लियर हुआ सबको? तो बी इज ऑन 5th। ठीक है, एक एक पॉइंट आप पिक करते गए। एफ सेकंड पे है तो एफ फर्स्ट पे नहीं है, एफ फर्स्ट पे नहीं है तो सी फर्स्ट पे है, सी फर्स्ट पे है तो ई लास्ट में है। बस आ गया आंसर, आ गया आंसर मेरा। ओके ओके गुड। ठीक है, इसमें एक और भी क्वेश्चन था, इसमें एक और भी क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला ट्राई करो। पुराना पहला क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 भूल जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ बी स्कोर्स द लीस्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ सी। ठीक है, इफ बी स्कोर्स द लीस्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ सी। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूं आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। क्या है सेकंड क्वेश्चन? इफ बी स्कोर्स द लीस्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ सी, यही है ना? हाँ, वो कह रहा है इफ बी स्कोर्स द लीस्ट व्हाट इज सी का रैंक, व्हाट इज सी का रैंक। देखो ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सेकंड और थर्ड। ये चार ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सेकंड और थर्ड, और ये आपके सामने चीजें बनी हुई हैं।
चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। अब नोटिस करो वो क्या कह रहा है, बी सबसे छोटा है, तो इसका मतलब सर ये वाला केस हुआ, बी सबसे छोटा है तो बी सिक्स पे हुआ। अगर बी सिक्स पे है तो सर एफ फर्स्ट पे होगा। ये बात हमें समझ आ गई, ये बात हमें समझ आ गई कि ये वाला केस नहीं है, बी लास्ट पे है, एफ फर्स्ट पे है। ओके ओके ओके। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो दोस्तों, डी और ए तो इकट्ठे जाएंगे, सीधी सी बात है, डी और ए तो इकट्ठे जाएंगे, जहां भी जाना है इकट्ठे जाएंगे डी और ए, और उसके बाद बी भी आएगा। अब मुझे बताओ मैं ई को कहां डालूं? आंसर इज मुझे नहीं पता लग रहा। देखो यार, अब देखो, हो सकता है डी और ए ऐसे हो सकता है क्या ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो सी जो है ना वो डी और ए से बड़ा होगा। तो सर हो सकता है कि यहां सी हो, फिर डी हो, फिर ए हो, फिर ई हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ई आपका, देखो ना डी और ए तो साथ में आएंगे, डी और ए तो साथ में आएंगे, बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका ई यहां आ जाए और सी यहां हो, फिर डी और ए हो। क्योंकि हमें ई की पोजीशन के बारे में उसने नहीं बता रखा कि ई कहां पर होगा। ई का कोई रिश्ता नहीं है कि ई बड़ा है या ई छोटा है। रिश्ता किसका है? सी जो है वो डीए से बड़ा है, तो सी डीए से बड़ा हो सकता है, हाँ ऐसे आ जाएगा, या फिर सी डीए से बड़ा यहां आ जाएगा। ई छोटा है इनसे या ई इनसे बड़ा है, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। जब कोई मेंशन नहीं है तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे, और जब मैंने दोनों केसेस लिए तो मुझे रियलाइज हुआ कि सी कभी सेकंड पे आ रहा है, सी कभी थर्ड पे आ रहा है, क्योंकि सी और ई का रिलेशनशिप मुझे नहीं पता। इसीलिए वी नीड टू टेक बोथ द केसेस। जब बोथ द केसेस लेंगे तो सी आपका, इट मे बी इधर सेकंड रैंक, इट मे बी द थर्ड रैंक। क्या ये बात क्लियर हुई? तो हमें सारे पॉसिबल सिनेरियोस लेके चलने होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और भी आई थिंक, एक क्वेश्चन इसमें और भी है, यस ये वाला। अब प्लीज ध्यान से करना है इसको। हाँ किरण, सी का थर्ड भी तो हो सकता है, सी दोनों जगह पे हो सकता है, अभी तो दिखाया दो पॉसिबिलिटीज है ना। अगर आपको भूल गया है, ऐसे कुछ था, मैं इधर एक बार डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम कुछ ऐसे था कि वन पे आपका होगा पी या एफ, और आपका सिक्स्थ पे होगा ई या बी। एक तो ये हमें पता था, सी होगा तो ई होगा, एफ होगा तो बी होगा। फिर 2 3 4 5 हमारे पास नहीं थे, और उसमें रिलेशनशिप क्या था? उसमें रिलेशनशिप था सी इज ग्रेटर देन डी ए इज ग्रेटर देन बी। ये रिलेशनशिप था हमारे पास गिवन जो था। अब उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ ये गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास जो हमने पहले कर लिया है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे आओ। वो कह रहा है इफ ई इज रैंक्ड थर्ड। देखो अब वो कह रहा है ई तीसरे नंबर पे है। देखो अगर ई तीसरे नंबर पे, इस मींस कि ये केस नहीं है, फिर ई सिक्स पे नहीं हो सकता। ई सिक्स पे नहीं है तो सी फर्स्ट पे नहीं है। ओके ओके दैट्स फाइन। तो ये दूसरा केस है, एफ यहां पे है, बी यहां पे है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी, भाई डीए होंगे ना, डीए डीए इकट्ठे ही जाएंगे।
DAR क्लोज कॉम्पिटिटर, इसलिए इकट्ठे ही जाएंगे। अब इकट्ठे जाने के लिए बस यही जगह है, यहां आप डी फिल नहीं कर सकते, यहां डी फिल करोगे तो ए थर्ड पे आएगा, ए थर्ड पे तो ऑलरेडी ई है, सो दैट इज वाई फोर्थ विल बी डी, फिफ्थ विल बी ए, तो क्लोज कॉम्पिटिटर हो गए। एंड जो बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया आपका, सी बच गया, तो सी यहां पे आ जाएगा। तो ये बनेगा FCEDAB। तो कह रहा है ई के ज्यादा नंबर है, नहीं भाई सी के ज्यादा नंबर है एज कंपेयर टू ई। इज दिस फाइन? ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां पे? ठीक है, तो ऐसे तीनों क्वेश्चन आप यहां पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सेट पे आते हैं। इसको ट्राई करेंगे एक बार। प्लीज टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। फुरात इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका सी फर्स्ट रैंक इसलिए आएगा क्योंकि उसने लिख दिया है ना कि जो ई है वो थर्ड है, ई थर्ड है तो ई लास्ट नहीं है, ई लास्ट नहीं है तो सी फर्स्ट नहीं आ सकता, इसलिए। ठीक है फुरात। देखो एक चीज अंडरस्टैंड करो, इधर देखो सब लोग, जब भी ना कोई लोकेशन की बात हो, कोई रूट की बात हो, कोई डायरेक्शन की बात हो, कोई जगह की बात हो,
ऑलवेज बेटर थिंग इज उसका डायग्राम ड्रॉ करना, या उसका एक तरह से डिपिक्शन आप कर लो। डायग्राम ड्रॉ करना इसमें आसान रहता है। जैसे हमने रूट वाले क्वेश्चन नहीं लास्ट लेक्चर में किए थे, हमें पता लग जाता था कि ए से बी कैसे कनेक्टेड है। तो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई बार देखा होगा एक ऑफिस का ब्लूप्रिंट बनता है, तो उस ब्लूप्रिंट को देख के आप बता देते हो यार ये ऑफिस यहाँ पे है, ये ऑफिस यहाँ पे है, इसके सामने वो है, इसके सामने वो है। तो जब भी ऐसे इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। समझे? दिस इज द हिंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब ट्राई करो एक बार इसको। क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें कि किसका लेफ्ट में ऑफिस है, किसका राइट में ऑफिस है, ऐसे हैं ये, ऐसे ऑफिस है, ऐसे क्वेश्चन है मतलब। करेंगे? ट्राई करें फिर, ट्राई करें। करते हैं ट्राई करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। देखो एक एक करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है? 6 लोग हैं, ठीक है। बोथ बी एंड सी ऑक्युपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। देखो उसने कॉरिडोर मेंशन भी कर दिया कि जैसे कोई बंदा ऑफिस में एंटर करा, जैसे मैं यहां से एंटर करा, ठीक है, तो ये मेरा कॉरिडोर हुआ, इधर राइट होगा, मेरा इधर लेफ्ट होगा। सिंपल, जैसे मैं इधर से आया, रास्ते से आया, मैं ऐसे एंटर किया, इधर राइट है मेरे, इधर लेफ्ट है। तो ऐसा कुछ इमेजिन करो कि मान लो यहां पर एक ऑफिस है, मैं यहां से एंटर करा, जैसे मैं यहां से एंटर करा, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो ये वाली साइड राइट है, ओके, ये वाली साइड लेफ्ट है, ये वाली साइड यहां पे लेफ्ट है। अब वो क्या कह रहा है? बोथ बी एंड सी ऑक्युपाई ऑफिस टू द राइट। तो भाई बी और सी का ऑफिस ना इधर कहीं पे है, मुझे नहीं पता कहां पे है, पर राइट वाली साइड है, राइट वाली साइड है। ए का ऑफिस लेफ्ट वाली साइड है, तो ए कहीं इधर है, कहां पर है मुझे नहीं पता, पर लेफ्ट वाली साइड है। तो ये तो स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल कर ली, बी और सी राइट में है, ए लेफ्ट में है, तो मैं ये इस्तेमाल कर चुका हूं। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। अब आगे देखेंगे। E and F occupy offices on opposite side of corridor, but their offices do not face each other. समझ नहीं आ रहा? इतना समझ आ गया कि E और F अपोजिट हैं, एक इधर है दूसरा उधर है, और आमने सामने नहीं है, दैट इज फाइन। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ऑफिस ऑफ C एंड D फेस ईच अदर। अब मुझे देखो भाई, एक ऑफिस इधर है, एक ऑफिस इधर है, तो आमने सामने होंगे तभी फेस करेंगे ना। ऑफिस ऑफ C एंड D फेस ईच अदर। अब देखो अगर C राइट में है तो मतलब D लेफ्ट में होगा, तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे ना, ठीक है ना, तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे। ओके ओके ओके। और क्या है, ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, चलो ई का पता ही नहीं। अब देखो आगे कह रहा है एफ का ऑफिस इज फर्दर डाउन ए कॉरिडोर बट ऑन द सेम साइड। तो जिस साइड एफ का ऑफिस है उसी, सॉरी, जिस साइड ए का ऑफिस है उधर ही एफ का ऑफिस है। तो सर एफ भी लेफ्ट में है, एफ भी लेफ्ट में है, एफ भी लेफ्ट में है, बढ़िया। और अगर मुझे एफ का लेफ्ट पता लग गया कि एफ लेफ्ट में है, तो ई और एफ अपोजिट है, तो मुझे पता लग गया कि ई इधर है। मुझे बताओ इनके राइट लेफ्ट निकालने में कोई डाउट है तो पूछो। राइट लेफ्ट पता लग गया ना, कि राइट में 3 लोग हैं बीसीई, लेफ्ट में 3 लोग हैं एडीएफ। इनकी लोकेशन नहीं पता लगी कि पहले किसका है बाद में किसका है, पर इतना पता लग गया कि 3 लोग राइट में हैं और उनके नाम है एडीएफ, और 3 लोग लेफ्ट में हैं जिनके नाम है बीसीई। अब देखेंगे कि इनमें पहले किसका ऑफिस है, दूसरा किसका ऑफिस है, और इधर भी देखेंगे कि पहले किसका ऑफिस है, दूसरा किधर ऑफिस है। पर मुझे एटलीस्ट उनका राइट लेफ्ट पता लग गया कि राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, ये मुझे आइडिया लग गया है। अब देखो, अब कोशिश करो बची हुई स्टेटमेंट के माध्यम से अपने आंसर तक पहुंचने की। कैसे पहुंचेंगे? जो बचा हुआ है, देखो पहला तो मेरा हो चुका है, आखिरी 3 स्टेटमेंट अभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं, उसमें कोशिश करो। अब एक यहां पे आपको स्टेटमेंट मिलेगी, जो इस्तेमाल करना है वहां से स्टार्ट कर लो। जैसे ये कह रहा है ना ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है। अब मुझे बताओ ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, तो ई का ये ऑफिस नहीं हो सकता क्योंकि ये भी कॉर्नर है। ई यहां नहीं बैठ सकता, ये भी कॉर्नर है, तो भाई ई कहां होगा? सर ई यहां बीच में होगा, क्योंकि ये भी कॉर्नर है वो भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है वो भी कॉर्नर है। इस तरह से ई बीच में बैठ गया। अब देखो
एक बात उसने और लिखी है, और क्या कह रहा है, ई और एफ ना अपोजिट में है, ये तो मुझे पता लग गया, पर एक बात उसने और कह दी, उनके ऑफिस एक दूसरे को फेस नहीं करते। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ई के सामने एफ नहीं बैठता, एफ यहां नहीं हो सकता, एफ यहां नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो फेस कर जाएंगे, इसीलिए एफ कहां होगा सर, एफ या तो यहां होगा या फिर एफ यहां होगा। एफ के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एफ के लिए दो पॉसिबिलिटी है, सामने नहीं बैठेगा ई के। पर उसने एक बात और लिखी है कि एफ का ऑफिस ए के बाद आता है, वो कह रहा है एफ का ऑफिस ए के बाद आता है, ए से पहले नहीं आता, पहले ए आएगा फिर उसके बाद एफ आएगा। अब मुझे बताओ, अगर एफ यहां होगा तो फिर ए तो इसके बाद होगा, पर उसने लिखा है कि पहले ए आएगा फिर एफ आएगा, तो दैट मीन्स व्हाट सर, यहां ए एफ नहीं हो सकता, एफ को यहीं होना पड़ेगा। डू यू गेट द पॉइंट? उसने बोला ना एफ जो आएगा ए के बाद आएगा, तो एफ स्टार्टिंग में कैसे बैठ सकता है, फिर तो ए आया ही नहीं, इसीलिए एफ एंड में होगा, एफ वाला बंदा एंड में होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अब क्या बचा, ये लाइन बची है, देखो सी और डी के ऑफिस एक दूसरे को फेस करते हैं। अब देखो सी इधर है, मतलब सी या यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। भाई अगर इधर सी बैठा तो सामने तो एफ बैठ गया, तो इधर सी बैठ ही नहीं सकता, सी को यहीं बैठना पड़ेगा, और सी के अपोजिट में डी बन जाएगा, जो बचा यहां पे बी आ गया एंड यहां पे ए आ गया। सो दिस इज द पैटर्न, डी ए एफ सी ई बी, डी ए एफ सी ई बी। क्या ये बात क्लियर हुई? इज दिस क्लियर? डी ए एफ सी ई बी, ठीक है। ये देखो ना, ये कैच करना जरूरी था कि एफ का ऑफिस ए के बाद आता है। अगर एफ का ऑफिस ए के बाद आएगा तो एफ सबसे पहले नहीं हो सकता, एफ सबसे पहले नहीं हो सकता, एफ ए के बाद ही आएगा, तो एफ सबसे पहले नहीं होगा तो एफ बाद में आएगा। यस, तो ये डायग्राम बन गया। नहीं टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो समझा हम रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम से धीरे धीरे करके समझाना पड़ता है हर बंदे को, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बन जाएगा 2-3 मिनट में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बताओ इसका आंसर, अब बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। अगर वो कह रहा है ई ऑफिस में बैठा है उसके लेफ्ट में कौन है, देखो ना, ई ऑफिस में बैठा है तो उसके लेफ्ट में कौन है। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, अरे ए कहां से आ जाएगा भाई, सी आएगा ना। ये देखो ई बैठा है, मुझे बताओ, देखो ये है कॉरिडोर, आप ऐसे चलते चलते आओगे, इधर ए का ऑफिस होगा ई का, तो ई ऐसे बैठा होगा, ई के लेफ्ट में कौन है, ई के लेफ्ट में सी है, ई के लेफ्ट में सी है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सी आ जाएगा। गुड। उसी तरह से ये पूछा हुआ है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट नेबर कौन है। एफ के इमीडिएट नेबर कौन है। हाँ, आप लोग पता नहीं ए क्यों कह रहे हो भाई, लेफ्ट में पूछा है, फ्रंट में नहीं पूछा, लेफ्ट में पूछा था पिछले वाला, तो सी आएगा ई के लेफ्ट में। और एफ के इमीडिएट नेबर कौन होंगे, एफ के इमीडिएट नेबर कौन होंगे, एफ ये रहा, एफ का नेबर कौन है, एफ का नेबर ये वाला है ए। आप बी मत बोलना, क्यों बी क्यों नहीं बोलना, अरे यार ये कॉरिडोर के उधर है, ये नेबर थोड़ी हुआ, एफ का नेबर ए हुआ, एफ का नेबर ए हुआ, तो ओनली ए विल बी द राइट आंसर, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई है? यस, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी। ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे। इसको पढ़ो एक बार, अब नेक्स्ट सेट पे आए।
ठीक है, क्वेश्चन पे आए। पवन ने तो बता दिया ACBFD, क्या बात है पवन। पवन गड़बड़ कर दिया आपने, कोई नहीं, क्वेश्चन पे आए फिर। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इनमें से क्या पॉसिबल हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। ट्राई करते हैं, आ जाओ ट्राई करते हैं। देखो कुछ बच्चों ने जो गड़बड़ करी है ना इस क्वेश्चन में, मैं आपको समझाता हूँ क्या गड़बड़ हुई है, जहां भी गड़बड़ हुई है। यहाँ देखो, पहले बात तो हमारे पास एजेस गिवन है उनकी, 17 से लेकर 22 साल तक की एज है। मतलब एक बंदा 22 का होगा सबसे एल्डेस्ट, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। राइट, हमें कुछ बातें बता रखी हैं उसने। उसने बोला ई की उम्र ओल्डेस्ट है, तो ई यहाँ पे है, ई का तो पक्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो इसके बाद जो गड़बड़ हुई है ना जहां पे स्टूडेंट से, वो ये गड़बड़ है, इस लाइन को पढ़ो, एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी इन एज। एफ जो है ना वो बी और डी के बीच में आता है। एफ कहां है, उनके बीच में, बी और डी के बीच में आता है। पर एक बात आप अंडरस्टैंड करो, इसने हमें ये नहीं बता रखा कि बी बड़ा है या डी बड़ा है। देखो यहां मेरे आसपास दो लोग खड़े हैं, मैं दोनों के बीच में हूं, हाँ, पर क्या ये बड़ा है क्या ये बड़ा है, ये हमें जानकारी नहीं है। समवेयर बिटवीन बोथ, तो हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो। तो एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी का मतलब पता क्या है, या तो होगा कि बी, मतलब एफ बीच में होगा, या तो ऐसे बीच में होगा या ऐसे बीच में होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी आप देखो ना, इन दोनों में क्या है, एफ इज बिटवीन बी एंड डी, इसमें भी एफ इज बिटवीन बी एंड डी, इसमें भी एफ इज बिटवीन बी एंड डी। तो भाई दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आगे पढ़ो, ए इज ओल्डर देन बी, चलो ठीक है, ए बी से बड़ा है, मुझे समझ आ गया। फिर आगे कह रहा है सी इज ओल्डर देन डी, मुझे ये भी समझ आ गया, सी डी से बड़ा है। और ए जो है ना, ए 1 साल बड़ा है सी से। अब देखो यार, ये वही बात आ गई क्लोज कॉम्पिटिटर वाली, जैसे हमने पढ़ा था ना क्लोज कॉम्पिटिटर, यहां भी वही है, ए सी से 1 साल बड़ा है। अब नोटिस करना यहां पे, नोटिस करना प्लीज यहां पे, ए सी से 1 साल बड़ा है, मतलब ए के जस्ट बाद सी आएगा, ए के जस्ट बाद सी आएगा। तो भाई ए के जस्ट बाद सी आएगा, हाँ जी बिल्कुल। तो एक्चुअली ना आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए के बाद जस्ट सी, फिर उसके बाद बी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ए ग्रेटर देन बी था ना, पर मैंने बोला ए के जस्ट बाद सी है, ए के जस्ट बाद सी है, फिर ए सी इज ग्रेटर देन बी, ए सी इकट्ठा चलेगा ऐसे, और फिर ये तो है ही है सी ग्रेटर देन डी। तो भाई सी बी से भी बड़ा है, सी डी से भी बड़ा है, एंड ए सी इकट्ठे आएंगे। ओके, और कुछ दे रखा है क्या इसने हमें, सर और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ इसने नहीं दे रखा। मैंने कहा चलो कोई नहीं,
अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इनमें से क्या हो सकता है। अब देखो यार, एक चीज अंडरस्टैंड करो, सी से सी बी से भी बड़ा, सी डी से भी बड़ा। अब देखो ना, सी बी से भी बड़ा, सी डी से भी बड़ा, मतलब इन तीनों से ही बड़ा है सी। इन तीनों से बड़ा है ना सी, जब बी से भी बड़ा है, सी डी से भी बड़ा है, मतलब बी एफ डी या डी एफ बी से तीनों से बड़ा है। ये इसका मतलब पता क्या हुआ, ए यहां पे आएगा, सी यहां पे आएगा, और इन तीनों में क्या होगा सर, बीच में एफ आएगा, बीच में एफ आएगा। पर यहां पे बी भी आ सकता है, यहां पे डी भी आ सकता है, एंड यहां पे बी भी आ सकता है, यहां पे डी भी आ सकता है। बात समझ आई। ई तो ओल्डर से मैं समझ गया, ए सी इकट्ठा आएगा तो इकट्ठा यहां होगा, और जब सी बी से भी बड़ा है, डी से भी बड़ा है, तो भाई बी और डी तो नीचे ही आने के। तो ये पैटर्न बना। क्या पूछा है, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल यही है कि F18 पे हो, यस, तो पॉसिबल यही है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बताओ, इसका आंसर बताओ, इसको पढ़ो एक बार, इसको पढ़ो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल यस, इसका आंसर टू बन जाएगा ना, क्योंकि देखो एक हो सकता है, यहां दो ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो ये वाला ई ए सी बी एफ डी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, ई ए सी डी एफ बी। ठीक है, मतलब दो ही तो चीजें हैं, या यहां बी होगा या यहां बी होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तीन नहीं होगा, वो कोई बच्चा तीन कह रहा है, तीन नहीं होगा भाई, ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं, ई ए सी बी एफ डी, या फिर ई ए सी डी एफ बी, बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दो इज द राइट आंसर, यहाँ पे टू इज द राइट आंसर। चलो वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सर समझ आ गया कैसे करना है हमें। कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं, इस पे आएंगे, इस वाले पे, इस वाले पे आएंगे। इसमें ना ईयर थोड़े आगे पीछे हो रखे हैं या गलत दे रखे हैं ईयर, तो ईयर को आप इग्नोर करना। ये ईयर कुछ है भी नहीं, कुछ यूपीएससी पे पीवाईक्यूज है भी नहीं, कुछ अलग से है, तो ईयर इग्नोर करना है यहाँ पे। इसको ट्राई करो।
ओके ओके ओके, क्वेश्चन 1 ये है आपका सामने, दिस इज द क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, एक और ट्राई कर लो, मतलब एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन कई है इसमें, एक ये वाला बता दो इसका, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, इसका भी आंसर बता दो एक बार। चलो ट्राई करते हैं, अब ट्राई करते हैं, ठीक है ट्राई करते हैं। देखो 8 बच्चे हैं और 4 बेंचेस बैठे हुए हैं। देखो ये भी ना डायग्राम से बढ़िया बन जाएगा। आप बोलोगे सर 4 बेंचेस हैं, मान लेते हैं पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, और हर बेंच पे 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने कहा हाँ भाई, हर बेंच पे 2-2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा दूसरा बच्चा, ठीक है। अब गिवन क्या है, ए एंड जी हैव अ गैप ऑफ 2 बेंचेस बिटवीन देम एंड सो डू बी एंड एच। देखो ए और जी में 2 बेंचेस का गैप है। अब नोटिस करो यहाँ 4 बेंचेस हैं, 4 बेंचेस में 2 का गैप कैसे हो सकता है? सर वो तभी पॉसिबल है जब एक बच्चा पहले पे हो एक चौथे पे, तभी तो 2 का गैप आ पाएगा। अगर कोई सेकंड पे होगा फिर 2 का गैप आ ही नहीं पाएगा, फिर तो 3 4 आगे 5वें बेंच बैठना पड़ेगा। 4 बेंचेस में 2 का गैप तभी आ सकता है जब एक बच्चा पहले पे हो एक चौथे पे हो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो यहां पे गड़बड़ पता कहां हो सकती है, वही सेम गड़बड़ हो सकती है जो पिछले में हुई। यहां लिखा है ए और जी में 2 का गैप है, पर ये नहीं बताया कि आगे कौन है पीछे कौन है। तो कहने का मतलब हो सकता है ए पहले पे हो एंड जी चौथे पे, या फिर हो सकता है जी पहले पे हो तो भाई ए चौथे पे हो जाएगा। गैप है ना 2 का, तो कुछ भी हो सकता है। बस इतना पता है कि एक पहले पे एक चौथे पे, और इसने भाई साहब ने बोल दिया बी और एच का भी सेम सिचुएशन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बी यहां पे है तो एच यहां पे होगा, और अगर एच यहां पे है तो बी यहां पे होगा। मुझे पहली स्टेटमेंट पढ़ के ये पता लग गया कि इनका गैप है 2 का, ठीक है। फिर कह रहे सी एंड सी ई एंड आर नॉट सिटिंग ऑन सेम बेंच। चलो देखते हैं इसका। फिर कह रहा है डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ एंड एफ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जी। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, जो डी है ना डी, वो एफ के आगे है और एफ जो है वो जी के आगे है। देखो मुझे बताओ, अगर मैं जी को ये मानूं तो मतलब इसके आगे एफ होगा, इसके आगे कहां एफ होगा? इसके आगे एफ हो ही नहीं सकता, 1 के आगे थोड़ी कुछ होता है। सो दैट मीन्स व्हाट ना, जी ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, जी ये होगा, जी के आगे एफ बैठेगा और एफ के आगे बैठेगा मेरा डी, तो ए यहां पे नहीं होगा। तो मुझे पहली रो का पता लग गया, ठीक है ना, जी के आगे एफ है, एफ के आगे डी है एंड डी के आगे ए है। चलो ये पता लग गया। अब सेकंड बचा हुआ है सी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम बेंच। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। तो भाई या तो यहां पे सी होगा और यहां पे ई होगा, या यहां पे ई होगा या यहां पे सी होगा। क्या उनमें मुझे पता लग रहा है कुछ? उनमें उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं पता लग रहा। मैंने तीनों स्टेटमेंट इस्तेमाल कर ली, उनमें मुझे कोई रिश्ता नहीं पता लगा। इधर पता लग गया ए डी एफ जी, बात सही है, पर उनका मुझे पता नहीं लग रहा। डी इज सिटिंग, हाँ ठीक है दैट्स फाइन, बाकी नहीं पता लग रहे मुझे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इनमें से क्या नहीं हो सकता। वो कह रहा है ए और एच इकट्ठे बैठे हैं, क्या ए और एच इकट्ठे बैठ सकते हैं? देखो हो सकता है,
ए यहां है और एच यहां है, इट इज पॉसिबल। दूसरा कह रहा है सी और एफ इकट्ठे बैठे हैं। देखो हो सकता है जैसे एफ यहां पे है, सी यहां पे है, तो ये दोनों भी इकट्ठे बैठ सकते हैं। पर जो तीसरा कह रहा है ना बी और सी इकट्ठे बैठेंगे, देखो बी जो बैठेगा या तो पहले पे बैठेगा या चौथे पे बैठेगा, पर सी जो बैठेगा वो दूसरे या तीसरे बैठेगा। तो ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं बैठ पाएंगे। बी दूसरे तीसरे बैठ रहा है, सॉरी सी दूसरे तीसरे बैठ रहा है, बी पहले चौथे पे, इसीलिए दिस सॉरी दिस कैन नॉट बी योर ट्रू स्टेटमेंट। इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर। ये कभी सही नहीं हो सकता, ये हमेशा गलत है, इसीलिए सी यहां पे सही होगा। और यहां क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा पक्का ही पक्का सही होगा। यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो भाई मस्ट बी ट्रू में क्या करेंगे, पहला कह रहा है जी और एच आर सिटिंग टुगेदर। क्या पक्का ऐसा है? नहीं, देखो जी हो सकता है एच के साथ बैठे, जी हो सकता है बी के साथ बैठे, ये पक्का नहीं है, यहां वर्ड है मस्ट, तो पक्का नहीं है ऐसा। दूसरा कह रहा है ई आखिरी में नहीं बैठेगा। देखो ना, ई या तो दूसरे पे बैठेगा या तीसरे बैठेगा, तो हाँ भाई ई आखिरी पे नहीं बैठेगा, दिस इज मस्ट ट्रू, इसीलिए सेकंड इज द राइट आंसर। बाकी देख लो एच इज नॉट सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंच। देखो एच बैठ भी सकता है फर्स्ट पे, नहीं भी बैठ सकता, इसीलिए मस्ट ट्रू नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बाकी सारे गलत हैं, आपका सेकंड वाला करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये वाला ट्राई करना एक बार, इसका आंसर बता दो, सेम ही क्वेश्चन है। फिर आगे चलेंगे इसके बाद। जैसल कह रहे हैं ए, आप कह रहे हैं बी, बताओ। ऋषि कह रहे हैं ए। देखो क्या यहाँ वर्ड पढ़ो कैनॉट, क्या एडीएफजी पॉसिबल नहीं है? क्या एडीएफजी पॉसिबल नहीं है? देखो एडीएफजी बिल्कुल पॉसिबल है, ए डी एफ जी ये तो पॉसिबल हो ही गया है, तो ए क्यों कह रहे हो? हाँ सी पॉसिबल नहीं है, सी क्या है, ए एफ ई बी। ये देखो ए तो चलो ठीक है, पर दूसरे पे एफ आ ही नहीं सकता, दूसरे पे डी आएगा या सी और ई में आएगा, तो एफ कहां से आएगा, एफ तो तीसरे पे है। इसीलिए यहां पे थर्ड कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब थर्ड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वर्ड है कैन नॉट, इसलिए सी आंसर आएगा। चलो अगले सेट पे आते हैं, अब ये सेट हो गया हमारा कंप्लीट। एक बड़ा वाला सेट कर लेते हैं, पहले ये पढ़ो, थोड़ा लंबा है। हाँ कोई नहीं ऋषि, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहीं साथ में नहीं बिठाया अंजी, कहाँ बिठाया सी और ई को? मैंने साथ में नहीं बिठाया, मैंने कहा उन दोनों में से एक होगा। ये जो सी और ई का कहाँ गया, ये साथ में नहीं बिठाया मैंने, मैंने बोला या तो सी बैठेगा या ई बैठेगा, या सी बैठेगा या ई बैठेगा, साथ में नहीं बिठाया है। ये मैंने बोला दोनों में से एक बैठेगा। हाँ अब करो अच्छे से, इसको सॉल्व करो। ये ईयर गलत है, ठीक है, इसमें ईयर में मत जाना, प्लीज इग्नोर द ईयर्स। इसको ट्राई करेंगे। नहीं नहीं गलती से लिखा हुआ है, मैंने बोला ना, हाँ।
ठीक है, बाकी लोग भी 1 मिनट ले लो, बाकी लोग भी 1 लाख मिनट ले लो। अगर बन गया आरती तो डन है, मतलब फिर तो अगर टेबल बन गया तो हो जाएगा। बस लास्ट 1 मिनट ले लो बाकी स्टूडेंट्स भी, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। देखो, अप्रोच कभी नहीं भूलनी। अप्रोच अपनी वही है कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमारे पास डेटा है, हम उनको स्टेप बाय स्टेप पहले कंप्लीट स्टेटमेंट फिर पार्शियल स्टेटमेंट फिल करना स्टार्ट करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ टोटल लोग हैं 7। ठीक है, ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, आपका एफ, एंड लास्ट में आपका जी। ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, यस। देखो, जो जो होता जाएगा उसको हम फिल करते रहेंगे और उसको मार्क करते रहेंगे। जैसे बी के लिए उसने लिख दिया, बी लाइक्स मैंगो एंड हिज फेवरेट सिटी इज चेन्नई। ठीक है, अब देखो ये लाइन हो चुकी है, इसमें और कुछ नहीं है, ये हमने पूरी इस्तेमाल कर ली। फिर दूसरा, वन हु फेवरेट चेन्नई लाइक वाटरमेलन, आएंगे कोई नहीं उस पे। ईज फेवरेट सिटी इज कोलकाता, तो भाई ई के सामने हम लोगों ने कोलकाता फिल कर देंगे यहाँ पे। ये पूरी लाइन इस्तेमाल हो चुकी है। सी लाइक्स गावा, चलो अब थोड़ा थोड़ा फिल करना ही पड़ेगा। सी लाइक्स गावा, सी को गावा पसंद है, इतना इस्तेमाल हो चुका है। ओके, और कुछ गिवन है इसके अलावा जो पार्शियल ना हो? अब देखो पार्शियल वाली चीजें खत्म हो गई हैं मुझे लगता है, सॉरी अपनी कंप्लीट वाली खत्म हो गई हैं। अब फुल की तरफ आना पड़ेगा। फुल वाली खत्म हो गई है, पार्शियल की तरफ आना पड़ेगा। जैसे वो कह रहा है वन हुज फेवरेट सिटी इज पुणे लाइक्स वाटरमेलन, मतलब जो वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन और पुणे साथ साथ जाएंगे। वाटरमेलन के सामने पुणे लिखा होगा, ठीक है। उसके अलावा जी की फेवरेट सिटी कोचीन है, जी की फेवरेट सिटी आपकी कोचीन है, ओके। और उसको बनाना या पियर पसंद नहीं है, तो कोई नहीं, लिख लो, इसको ऐसे मार्क कर लो, उसको बनाना पसंद नहीं है, उसको पियर पसंद नहीं है। इसी तरह से उसने लिखा है ऑरेंज और हैदराबाद सामने सामने होंगे, जहां पे ऑरेंज होगा उसी के सामने आपका हैदराबाद होगा। फिर उसने लिख दिया ई को भी पियर पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब ये लाइन भी हमने पता लग गई, हमें इस्तेमाल कर ली, और ये लाइन भी हमने इस्तेमाल कर ली। ई को पियर पसंद नहीं है, मैंने यहां पे लिख लिया। ए की फेवरेट सिटी ना ही पुणे है ना ही हैदराबाद है, ए की फेवरेट सिटी ना ही पुणे है ना ही हैदराबाद है। और डी को वाटरमेलन नहीं पसंद, डी को वाटरमेलन नहीं पसंद। अब ये चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, आई थिंक हमने सब इस्तेमाल कर लिया, बस ये बचा है, दो चीजें बची हुई हैं। सी की फेवरेट सिटी मुंबई नहीं है, सी के सामने आपको मुंबई नहीं आएगा। और लास्ट है, बनाना या पियर नहीं पसंद, किसको? जी को, जी को बनाना या पियर नहीं पसंद, वो तो लिख लिया हमने। चलो अब ट्राई करते हैं, अब पुट करने की कोशिश करते हैं, कहां कहां पे कैसे कैसे पुट करना है, ठीक है। हाँ, अब देखो, एक बात अंडरस्टैंड करो, वाटरमेलन पुणे साथ साथ जाएंगे, पर आपको नोटिस करने को मिला कि वाटरमेलन यहां नहीं हो सकता, वाटरमेलन यहां नहीं हो सकता, तो यहां सामने पुणे नहीं आएगा। वाटरमेलन यहां नहीं हो सकता, तो यहां सामने पुणे नहीं आएगा।
एंड आप नोटिस करो यहां पे ए को पुणे नहीं हो सकता, ए के सामने है ना, लिखा था ना, ए के सामने पुणे नहीं हो सकता, राइट, ए के सामने पुणे नहीं हो सकता। अब देखो पुणे यहां नहीं है, पुणे यहां नहीं है, पुणे यहां हो नहीं सकता, तो पुणे के लिए बचा क्या, पुणे यही होगा। आप समझ पाए, देखो पुणे यहां हो नहीं सकता वो हम समझ गए, यहां वाटरमेलन नहीं हो सकता तो यहां पुणे नहीं आ सकता, वाटरमेलन पुणे सामने सामने जाएंगे तो यहां तो है ही नहीं, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज कि सर वाटरमेलन यहां पे हो एंड उसके सामने आपका पुणे हो जाए। क्या ये बात समझ आई? एक बार हमने ये फिल कर लिया, अब उसने एक बात और कह रखी है कि ऑरेंज और हैदराबाद सामने सामने जाएंगे। अब देखो हैदराबाद यहां नहीं हो सकता, हैदराबाद यहां नहीं हो सकता, तो हैदराबाद यहीं होना पड़ेगा, और हैदराबाद के सामने क्या जाएगा, हैदराबाद के सामने ऑरेंज जाएगा। अब देखो मुंबई यहां नहीं हो सकता, तो भाई मुंबई ऑब्वियसली यहां पे होगा। अब क्या बच गया यहाँ पे, क्या बच गया, जो एक सिटी बच गई वो यहाँ पे आएगी। कौन सी सिटी बच गई है, कौन सी सिटी बच गई है, दिल्ली बच गई है, तो सिटीज तो सारी फिल होगी, सिटी दिल्ली आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो क्या बचा है, इधर कुछ कुछ शहर बचे हैं। अब देखो पियर इसको पसंद नहीं है, पियर इसको भी पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली पियर यहाँ पे आएंगे। और ये क्या था, बी से बनाना, बनाना इसको पसंद नहीं है तो बनाना इसको पसंद आएगा। और जो एक आखिरी चीज बच गई है ना, क्या बच गया आखिरी में, आखिरी में क्या बच गया, और कौन सा आपका फ्रूट है, मैंगो है या एप्पल है, मैंगो तो आ गया तो एप्पल है, तो इसका एप्पल आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल बन गया, गॉट इट, ये हमारा टेबल बन गया। ये जो मैं ऐसे मार्क करता हूं ना, इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता, ताकि हमें पता लगता रहे कि यार ये चीज नहीं हो पाएगी। अगर ये टेबल बन चुका है फिर कुछ बचा ही नहीं आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, जो जो कहेगा वो बोलते बोलते रहेंगे। गावा किसको पसंद है, गावा सी को पसंद है, और बल्कि ये तो गिवन ही था, ये तो सी लाइक्स गावा लिखा ही हुआ है, ये तो गावा ही आना था, इसका सी आंसर आना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, सी लाइक्स गावा, हाँ बिल्कुल सी लाइक्स गावा। ऐसे ही आपका ए की फेवरेट सिटी कौन सी है, ए की फेवरेट सिटी है मुंबई, तो इसका बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑरेंज वाले बंदे को कौन सा शहर पसंद है, ऑरेंज वाले बंदे को हैदराबाद शहर पसंद है। ठीक है, तो इसका भी सी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करने, क्लियर हुआ? ओके, हाँ इशिका, मैंने तभी अप्रोच बताई ना कि कैसे क्लीन रखना है। क्लीन ऐसे ही रखा जैसे इसमें साथ साथ आपको करता रहा। मेरा मेन पर्पस आपको क्वेश्चन करवाना नहीं, मेरा मेन पर्पस आपको अप्रोच सिखाना है। ठीक है, अप्रोच मेरी आपको मैंने बता दिया कि पहले डेफिनेट वाली चीजें फिल करने की कोशिश करो, पहले अपने वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो, फुल स्टेटमेंट अपनी फिल करने की कोशिश करो, और फिर पार्शियल पे आओ। एंड जैसे जैसे मैं पार्शियल करता गया उनको मैं इस तरह से मार्क करता गया, जहां 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 नॉट था तो उनके ऊपर मैंने इस तरह से सर्कल मार्क कर दिया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उससे आपकी अप्रोच क्लियर हो जाएगी, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा आसानी बन जाएंगे। अदरवाइज हौच पौच बन जाती है। और कई बार पता क्या होता है, जब ये मार्क वाली चीज नहीं ना करते, हम लोग बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्वेश्चन में जाते हैं कि अच्छा कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। पर अगर आपको तरीका आ चुका है, आपने देख लिया कि यार ये पूरा इस्तेमाल हो गया है, ये थोड़ा इस्तेमाल करना बचा हुआ है, इसलिए ऐसा करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सी में पुणे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पुणे के सामने वाटरमेलन है, वो लिखा है ना, पुणे और वाटरमेलन साथ साथ है, जिसका पुणे है उसके साथ वाटरमेलन जाएगा। सी में गावा ऑलरेडी आ चुका है, सी में गावा ऑलरेडी आ चुका है, तो सी में वाटरमेलन नहीं आ सकता, और वाटरमेलन पुणे साथ साथ होंगे, तो यहां जब वाटरमेलन नहीं आ सकता तो पुणे भी नहीं आ सकता यहां पे, इसलिए। चलिए, एक ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार।
हाँ स्वाति करेंगे कभी नेक्स्ट, मतलब कर लेंगे थोड़े दिनों में, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे हाँ। नेक्स्ट अब डाउट सेशन ही रहेगा, पहले एक क्लास से पहले डाउट सेशन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस राइट राइट राइट। थोड़ा ना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है बनाया है ये, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बंदा इसमें। अब देखो दो मेन है, दो वुमेन है, ठीक है ठीक है, केवल दो लोग तमिल बोलते हैं, बाकी दो लोग मराठी बोलते हैं, एक मैन और एक वुमेन ड्राइव करते हैं, शबनम मराठी बोलती है, अनिल तमिल बोलता है। अब देखो पॉइंट पता क्या है, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। दो लोग ड्राइव कर रहे हैं, कौन ड्राइव कर पा रहा है? देखो पुरुषों में, चलो मान लो कि ड्राइव करने वाले हैं सर रेखा और डेविड, ये ड्राइव करने वाले हैं, और ड्राइव ना करने वाले कौन है? बाकी दोनों, लिखा है ना, ये देखो केवल एक पुरुष और एक महिला ड्राइव कर सकते हैं, तो रेखा और डेविड कर रहे हैं, मतलब अनिल और शबनम ड्राइव नहीं कर रही हैं। अब तमिल बोलने वाले कौन है? देखो तमिल बोलने वाले उसने बोला दो लोग हैं, कौन है दो लोग तमिल बोलने वाले? एक तो अनिल है, दूसरा हमें नहीं पता। और मराठी बोलने वाले कौन है? एक तो शबनम है, दूसरा फिर नहीं हमें पता। तो सर दूसरा पर्सन हो सकता है या रेखा हो या डेविड हो, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर फिर डेविड या रेखा बन जाएंगे। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, वो कह रहा है दोनों तमिल स्पीकर ड्राइव करते हैं। देखो दोनों तमिल स्पीकर है कौन? एक अनिल है, एक इन दोनों में से एक है। इन दोनों में से एक बंदा तो ड्राइव करेगा, पर अनिल थोड़ी ड्राइव कर रहा है, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दोनों मराठी लोग ड्राइव कर सकते हैं, नहीं, शबनम कहां ड्राइव कर सकती है, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है दोनों जो ड्राइव करते हैं मराठी बोलते हैं। देखो रेखा या डेविड में से एक बंदा मराठी बोलता है, शबनम मराठी बोलती है पर वो ड्राइव नहीं कर सकती, इसलिए तीसरा भी गलत है। चौथा कह रहा है जो ड्राइव कर सकते हैं उनमें से एक बंदा तमिल बोलेगा। हाँ देखो तमिल रेखा या डेविड में से कोई ना कोई एक होगा, एंड इसीलिए वन ऑफ दोज हु ड्राइव स्पीक तमिल। तो ऑप्शन डी यहां पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुई यहां पे बात? यस और नो? ठीक है, एक ऐसे छोटा सा एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी कर लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसको भी एक बार ट्राई कर लो। इसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। हाँ, अब करना ट्राई। आसान क्वेश्चन है ये वाला तो। नहीं आंचल, वन ऑफ दोस्त, दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ना, या तो रेखा होगी या डेविड होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। तो दोनों में से एक, मतलब ये जो तमिल वाले थे दोनों में से एक होगा, क्योंकि शबनम नहीं बोलती है, और शबनम ड्राइव नहीं करती तमिल, और वो भी नहीं करता अनिल। तो वन ऑफ दोस्त तो बिल्कुल सही होगा, ऑलवेज आएगा, अज्यूम कुछ नहीं किया, ऑलवेज आएगा। ये तो काफी इजी है, देखो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जो जो लिखा हुआ है उसको देख लो। वो कह रहा है रोहित तान्या साथ में काम नहीं करेंगे,
कुणाल और शोभा भी साथ में काम नहीं करेंगे, मुकेश और कुणाल साथ में काम करेंगे। आपको बस ये देखना है कि कौन से वाले में फॉलो हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे उसने लिखा है तान्या रोहित साथ में काम नहीं करेंगे। अब ऑप्शन ए में तो तान्या रोहित साथ में आगे, गलत। तीसरे में देखो, यहाँ पे उसने बोला था कुणाल और शोभा साथ में काम नहीं करेंगे, तो साथ में कैसे काम कर सकते हैं, ये भी गलत। और चौथे में तान्या और रोहित फिर से साथ में आगे, तो ये भी गलत। अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड में तान्या है तो रोहित नहीं है, हाँ ठीक है, और कुणाल है तो शोभा नहीं है, बहुत बढ़िया, और मुकेश और कुणाल को साथ में भी काम करना है, तो वो भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो बी जो होगा यहाँ पे इस वाले में सही हो जाएगा। तो बस आपको ये देखना है कि जो कंडीशंस हैं वो कहाँ पे हैं। कई बार ना कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है, ये वाला हम नॉट वाला तो पढ़ लेते हैं, पर ये भी देखना होता है कि दो, अब यहाँ पे लिखा है वांट टू वर्क टुगेदर। अब इसको ऐसे मत समझना कि ठीक है ये तो कह रहा है कि मन है इनका काम करने का, नहीं, इसका मतलब यही है कि भाई अगर मुकेश है तो कुणाल भी होगा, और अगर कुणाल है तो मुकेश भी होगा, ये इकट्ठे ही होंगे, इसका मतलब सिंपल सा यही है। ओके, बात क्लियर हुई यहां पे? ठीक है, चलो फिर आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में एक बार मैं आपका जब प्लान करूंगा नेक्स्ट सेशन, तो उसमें डाउट्स भी आपके लूंगा, जो पुरानी डीपीपीज हमारी पेंडिंग है, जिसके डाउट्स अभी पेंडिंग है या टेस्ट के डाउट पेंडिंग है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, एंड फिर आगे के टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डिनर विनर कर लो आप सब लोग भी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।